दो कैटेगरी होती है जिन्होंने पूरा फ्रीडम मूवमेंट चलाया था, दो लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट चलाया था पूरा, एक अध्यापक, एक अधिवक्ता। आप पूरा फ्रीडम मूवमेंट उठा के देख लीजिए, जितने बड़े फ्रीडम आपके फाइटर है, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जितने भी हैं, वो या तो प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, टीचर थे, या तो एडवोकेट थे। कहीं न कहीं आजादी के बाद अधिवक्ता और अध्यापक ने अपना कार्य, शायद अपनी जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य निभा उस तरीके से नहीं निभा रहे हैं जैसे पहले निभाते थे, और उसकी फिर से जरूरत है। ऐसे मेरी 200 पीआईएल चल रही है, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग विषयों पे। वक्फ के बारे में 4 साल पहले शायद किसी को ध्यान ही नहीं होगा वक्फ क्या चीज है, अब तो बड़ी चर्चा हो गई है। जब मैंने वक्फ वाली पीआईएल ड्राफ्ट किया था और मैंने कोर्ट में फाइल किया तो जज साहब चौंक गए, ऐसा कानून बन सकता? हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। हमने बोले ऐसी ही पावर? हमने कहा बिल्कुल ऐसी पावर, आप देख लो हो क्या रहा है। एक मेरी पीआईएल मैंने फाइल किया था एज ऑफ मैरिज पे। आज भी भारत में शादी की उम्र हिंदुओं की मिनिमम एज 18 साल है और मुस्लिम्स की मिनिमम एज 9 साल है। मेरी पीआईएल आप गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज अश्विनी उपाध्याय करके। उसके बाद केंद्र सरकार बिल लाई है, कानून बन रहा है उसके ऊपर। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 13 ये कहता है कि अब आजादी के पहले जितने भी नियम कानून थे जो इक्वलिटी के खिलाफ थे, आर्टिकल 14, 15 के खिलाफ थे, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ थे, ये सब खत्म हो जाने चाहिए। और क्या आना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, आर्टिकल 44 आना चाहिए। तो करना क्या था भाई? जैसे संसद शुरू हुई 1950 में, एक रिजोल्यूशन लाना था, एक लिस्ट बनानी थी, भाई ये विदेशी कुरीतियां हैं, ये विदेशी कुप्रथाएं हैं, ये आर्टिकल 13, 14 का वायलेशन, 14, 15 का वायलेशन कर रही हैं, ये इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, आज के बाद ये खत्म। उस समय अगर खत्म कर देते तो कोई विरोध करता क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आज खत्म करने में विरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कोई बीमारी अगर कोई दवाई टाइम पे ना दिया जाए ना, तो बीमारी लाइलाज हो जाती है। आर्टिकल 370, एक आर्टिकल ने हमारे हजारों बहन बेटियों को विधवा बना दिया, एक आर्टिकल ने। और उस समय जब लागू किया गया तो सोचा भी नहीं था या सोचा भी नहीं होगा कि यह आतंकवाद के लिए खाद पानी का काम करेगा। किया कि नहीं किया? ऐसे ही जो बहुत सारे घटिया कानून आज भी चल रहे हैं, वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। और आप सब लोग अधिवक्ता हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, फ्यूचर को आप समझिए। एक व्यक्ति 2000 रुपए में लेके अगर किसी घुसपैठिए का राशन कार्ड बना दे रहा है, आधार बना दे रहा है, और आप शांत हैं, तो मान लीजिए कि आपके बगल में एक आतंकवादी उसने खड़ा कर दिया। घुसपैठिए आ कैसे रहे? ऐसे तो आ रहे हैं। मेरी घुसपैठियों के ऊपर एक पीआईएल चल रही है, और मेरी पीआईएल है घुसपैठियों को निकालने की, और 16 और पिटीशन आई है घुसपैठियों को बसाने की। 17 पीआईएल चल रही है। घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर पे 2000 रुपए देके आते हैं, खुला रेट है वहां पे। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। ट्रायल करना हो तो मैं आज ओपनली कह रहा हूं, केवल आपसे नहीं, ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो अपने क्षेत्र में चले जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर वाले से ये कहिए कि भैया मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 2000 पकड़ मेरा आधार बना दे, बना देगा आपको। और जैसे एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर 2000 में राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट बन गया, फिर 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है नगर निगम से। 3 डॉक्यूमेंट बन गया, फिर 2000 रुपए में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है। जब 4 डॉक्यूमेंट बन गया, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। जब 5 डॉक्यूमेंट बन गया, वोटर आईडी में नाम जुड़ जाता है। तो एक घुसपैठिया 10 से 12,000 रुपए खर्च करता है, 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनवा लेता है, उसके बाद जनधन खाता में बैंक खाता खोल लेता है, और सबसे पहला काम करता है 3 लाख रुपए मुफ्त में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लेता है। लागत कितनी आई? जोर से बोलिए जरा।
10 से 12,000 हर महीने 5-5 किलो पर हेड राशन। घुसपैठियों का परिवार हम दो हमारे दो वाला तो होता नहीं, कम से कम 10 से 15 होते हैं, तो बोरा भर भर के राशन ले रहे हर महीने। 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके पास जमीन तो है नहीं, वोटर आईडी में नाम है, तो किसान सम्मान निधि जो 2,000 रुपए वाली आ रही है वो भी ले रहे। मुद्रा लोन भी ले रहे हैं ठेला लगाने के लिए, वो भी मुफ्त में। और पैसा किसका? जोर से बोलिए जरा। आपका। हमारे पैसे से घुसपैठिए यहां पे फल फूल रहे। और क्यों फल फूल रहे? क्योंकि न हम बोल रहे हैं न हमारे प्रतिनिधि बोल रहे हैं। 5.5 करोड़ घुसपैठिए छोटी बात नहीं है। जब मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था तब मैंने एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं। अब तो 2024 आ चुका, 7 साल बीत गए, तो 2000 पर कम से कम 50 लाख और बढ़ चुके हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और एक बात याद रखिएगा, आज हम जिन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं, अगर हम आज नहीं उसके बारे में सोचेंगे तो कल हमारे साथ जरूर होगा। माता गांधारी जहां से आई थी उस जगह का नाम था गांधार। क्या गांधार के हिंदुओं ने सोचा था कि कुछ सालों के बाद अफगानिस्तान बन जाएगा? सोचा था क्या? और बना कि नहीं बना? जहां से माता कैकेयी आई थी उसको आज कहते हैं पाकिस्तान। कैकेयी हिंदुओं ने सोचा था क्या कि आज का कैकेयी कल का पाकिस्तान बन जाएगा? बना कि नहीं बना? मलद्वीप, मालदीव बना कि नहीं बना? कश्मीर, हिंदू खत्म हुए कि नहीं हुए? एक मेरी पीएल अलग से चल रही माइनॉरिटीज के ऊपर, उसमें मैंने बताया है 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों में, जिले के हिसाब से 800 जिलों में से 200 जिलों में, और तहसील के हिसाब से 6000 तहसीलों में, 1500 तहसीलों में। और डेमोग्राफी बदलना है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि जनगणना तो 10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। आप अपने पुणे की 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट को एक बार लेके बैठ जाइए। मात्र 25 साल में आपको पता चलेगा आपके पुणे की डेमोग्राफी कितनी बदल चुकी है। आप भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की, मैं लोकसभा इसलिए कह रहा हूं कभी रिसेंटली चुनाव हुआ और वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। आप भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र की 2024 की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट, दोनों में 25 साल का डिफरेंस है। इसमें आप लेके बैठिए और एक बार उसकी एनालिसिस कर लीजिए कि 1999 में आपके लोकसभा में कुल कितने वोटर थे, उसमें कितने परसेंट हिंदू थे, और 2024 में कुल कितने वोटर है, उसमें कितने परसेंट हिंदू है। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, पता चलेगा आपकी क्या सिचुएशन। महाराष्ट्र सबसे बड़े खतरे के ऊपर। जानते हैं महाराष्ट्र सबसे बड़े खतरे पे क्यों है? पहला, भारत की आर्थिक राजधानी है। दूसरा, बॉर्डर स्टेट है। तीसरा, कहीं ना कहीं आज भी यह दिमाग में कसक रही है कि छत्रपति शिवाजी नहीं महाराज नहीं आए होते तो हम तमिलनाडु और केरल भी अपने हाथ में ले चुके होते। वो जिहादी सोच आज भी अटकी हुई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें हमारा रास्ता रोका, नहीं तो जो हमारा रथ चला था वो सीधे क्रॉस होते हुए आंध्रा तेलंगाना और पहुंचते पहुंचते कर्नाटक केरल होते हुए थे क्रॉस कर जाते। छत्रपति शिवाजी महाराज के चाहने वालों का रेशियो कम हो रहा है और अफजल के चाहने वालों का रेशियो बढ़ रहा है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरे का समाधान घुसपैठ रोकना, खतरे का समाधान धर्मांतरण रोकना, खतरे का समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून, खतरे का समाधान हमारे बच्चे कम से कम नशेड़ी न बने। पूरा जो पंजाब कन्वर्ट किया है क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ड्रग के बल पे कन्वर्ट किया है। पहले उन्होंने पंजाब में फ्री में ड्रग बांटी, एक बार जब यंग जनरेशन वहां की ड्रग एडिक्ट हो गई उसके बाद कन्वर्ट कर लिया। आज की डेट में 25% पंजाब कन्वर्ट हो चुका है। 25% अंदर अंदर यह हालत हो चुकी है।
और सेम सिचुएशन इधर भी चल रही है। महाराष्ट्र बहुत बड़े टारगेट पे है, मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र, मुंबई के धारावी की डेमोग्राफी जस्ट एकदम टर्न अराउंड हो गई। 80 के दशक में धारावी में जो रेशियो था 80-20 का था। आज के डेट में धारावी का रेशियो, धारावी झुग्गी बस्ती है ना बहुत बड़ी, वहां का रेशियो जस्ट उल्टा हो गया, 20-80 हो गया है। 80 में 80-20 और 2024 में 20-80। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, तब वो गंधार हुआ करता था, कश्मीरी ब्राह्मण थे। आज उस अफगानिस्तान में जहां से माता गांधारी आई थी, जो दुर्योधन का ननिहाल था, और जहां 1805 में प्रधानमंत्री नंदराम टिक्कू थे, आज की डेट में न हिंदू बचा कोई, न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न अगड़ा बचा, न पिछड़ा बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न दलित बचा। अगर हम शांत होकर बैठे रहेंगे, हमारी तो निकल जाएगी, लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। बांग्लादेश में इस साल जुलाई में वहां के हिंदुओं ने सोचा था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? सोचा था? नहीं। जो नहीं सोचा था हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे आप जो नहीं सोच रहे हैं वो होगा, अगर अभी से सोचना नहीं शुरू करेंगे तो। सोचेंगे तो हो सकता है बच जाए, और नहीं सोचेंगे तो 100% होगा। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हो रहा है। क्या सोचा था वहां पे जून जुलाई में? सोचा उन लोगों ने कि बड़ी बड़ी हमारे पास कोठियां हैं, हवेलियां हैं, 4 बेडरूम का फ्लैट है, 5 बेडरूम का फ्लैट है, नीचे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, हम तो बड़े सुरक्षित हैं? कभी सोचा था छोड़ के भागना पड़ेगा? नहीं। अच्छा, आडवाणी जी ने कभी सोचा होगा हमें भागना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा, भागे कि नहीं भागे? जेठमलानी जी भागे कि नहीं भागे? इंद्र कुमार गुजराल साहब भागे कि नहीं भागे? मनमोहन सिंह जी भागे कि नहीं भागे? पृथ्वीराज कपूर भागे कि नहीं भागे? राज कपूर भागे कि नहीं भागे? मिल्खा सिंह भागे कि नहीं भागे? गुलजार भागे कि नहीं भागे? सुनील दत्त भागे कि नहीं भागे? यश चोपड़ा भागे कि नहीं भागे? प्रेम चोपड़ा भागे कि नहीं भागे? क्या आप चाहते हैं हमारे बच्चों को वैसे भागना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। तो उठिए, जागिए, करिए। आज मैं इतना ही कह रहा हूं, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, अपने नाम के लोगों को, मैं बहुत इसके बारे में और ज्यादा मैं डिटेल नहीं करना चाहता, बस इतना समझ लीजिए कि अपने नाम के लोगों को जोड़िए, उससे हम जुड़ेंगे। अपने नाम के लोगों को जोड़ेंगे तो आप, हर जाति के लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित भी आपके दोस्त हो जाएंगे, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख भी आपके दोस्त बन जाएंगे, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिलियन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, और धीरे धीरे हम एक होते जाएंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। दूसरा, महीने में नियम बना लीजिए, एक बार तो हमें मिलना ही मिलना है सांसद से। और किस लिए मिलना है, क्या करने के लिए मिलना है? प्रॉब्लम का सलूशन बताने के लिए, क्योंकि उनको सारी प्रॉब्लम नहीं पता, उनको सारे सलूशन नहीं पता। वो सुबह से लेकर शाम तक बाकी इतने कामों में व्यस्त, स्वच्छता अभियान में व्यस्त हैं, बाकी ऐसे कामों में व्यस्त रहते हैं कि उनको नहीं पता कि वास्तव में और क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सलूशन क्या है। तो सलूशन बताना एज ए बुद्धिजीवी हमारा काम है। अपने अपने सांसदों को, अपने अपने विधायकों को गाइड करने का काम किसका है? अधिवक्ता और अध्यापकों का है। अरे पहले भी जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके मंत्रिमंडल में उनके साथ में कौन रहता था? भगवान राम को कौन गाइड करता था? वशिष्ठ जी गाइड करते थे, विश्वामित्र जी गाइड करते थे। तो चलो उसको पहले ब्राह्मण कहते थे। आज के डेट में जो अधिवक्ता हैं और जो अध्यापक हैं, ब्राह्मण ही तो हैं, और हैं क्या? जितने सेना वाले हैं, पुलिस वाले, छत्री हो गए, अगर हम उसको कर्म के हिसाब से देखें। तो आज के जो अधिवक्ता हैं, अपने अध्यापक, इनको प्रत्येक माह मिलना चाहिए अपने सांसद विधायक से। उनको कुछ समाधान कंक्रीट स्टेप के साथ कुछ पन्ने पे लिख के मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए, साहब देखो ये सिचुएशन है, ये चल रहा है। और होगा क्या, क्योंकि अभी जो सांसद विधायक हैं वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी जय जयकार में व्यस्त है,
वो जहां जा रहे हैं उनको जय जयकारी हो रही है, माला मिल लोग पहना देते हैं, मंच दे देते हैं, माइक दे देते हैं, तो माला मंच माइक, माला मंच माइक, माला मंच माइक पर डे ही काम चल रहा है, यही चल रहा है ना। वास्तव में करना क्या है वो कौन बताएगा? हम आप बताएंगे। और हम आप इसलिए बता सकते हैं, अध्यापक है तो भी पार्षद और सांसद के चुनाव नहीं लड़ सकते, और अधिवक्ता है तो लड़ तो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जिसको लड़ना हो ना बताए भाई, लेकिन सबको लड़ना तो नहीं है ना। तो कम से कम जिनको नहीं लड़ना है वो सच सच तो जाके बोल दे, साहब देखो ये सिचुएशन है। ऐसी भारत की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, और भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं ये दुबई में नहीं है, चीन में नहीं है, फ्रांस सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, रूस में नहीं है, अमेरिका में नहीं। इसका मतलब अगर समस्या नहीं है तो समस्या लाइलाज नहीं है, उसका इलाज बताने की जरूरत है। इलाज संसद विधानसभा से होगा, और संसद विधानसभा से इलाज हो, अच्छी तरीके हो, जल्दी हो, क्या हो, कैसे हो, इसका दो तरीका होता है, समाज का जागरण और राजनीतिक जागरण। समाज का जागरण करने के लिए 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, उस पर लिखते रहिए और मिल मिल के उनको बताते रहिए। मुझे लगता है अगर इतना हम काम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। आप लोग हमसे यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। व्यक्तिगत मुलाकात तो कभी कभी ऐसे हो जाया करेगी, बाकी ऐसे जुड़ के भी हम आप एक दूसरे का आदान प्रदान कर सकते हैं, आइडियाज दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।